हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, उनको इसमें उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो इस वीडियो में समाहित की गई है। तो वीडियो पर दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की वो सीधे आप तक मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, राइट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। जी हाँ, आपको रोमांटिसिज्म के विकास पर एक नोट लिखना है। डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिसिज्म के विकास पर क्या करना है दोस्तों, आपको एक नोट लिखना है। अब रोमांटिसिज्म, जो ये टर्म रोमांटिसिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर किसी में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप करेगा। इससे आप शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर भी तैयार कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आंसर में देखते हैं। इन रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल में इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ रोमांटिसिज्म का, तो इसको देखते हैं। इन इंग्लैंड द टर्म रोमांटिसिज्म कैम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा। यानी इंग्लैंड में जो टर्म रोमांटिसिज्म है यानी रोमांटिसिज्म शब्द जो है, ये कैम इनटू बीइंग ड्यूरिंग, ये अस्तित्व में तब आया, कब आया कि अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसेंस या रेनेसा। यानी रेनेसा के जो प्रारंभिक साल थे, प्रारंभिक वर्षों में, रेनेसा काल के यानी पुनर्जागरण काल के प्रारंभिक वर्षों में ये टर्म रोमांटिसिज्म जो है वो इंग्लैंड में अस्तित्व में आया। इन 1570s अ नंबर ऑफ स्पेनिश रोमांसेज वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। यानी 1570 के समय में क्या हुआ कि अ नंबर ऑफ स्पेनिश रोमांसेज यानी स्पेनिश रोमांस जो थे वो बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश यानी अंग्रेजी में इनका ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया इनका। दे एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ सेवरल इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स। यानी ये जो रचनाएं थीं या इस कार्य ने क्या किया, एक्साइटेड द इमेजिनेशन यानी कल्पना को उत्तेजित किया ऑफ सेवरल इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स। जो अंग्रेज़, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी मतलब अंग्रेज के, इंग्लिश के जो विद्वान थे, उनकी उत्तेजना को क्या किया इन्होंने, एक्साइटेड द इमेजिनेशन यानी कल्पना को उत्तेजित किया। लिली सिडनी एंड स्पेंसर कंपोज्ड ग्रेट रोमांसेज। यानी लिली या लाइली जो कहिए, राइटर का नाम है, सिडनी एंड स्पेंसर, इन लोगों ने क्या किया, कंपोज्ड ग्रेट रोमांसेज यानी बहुत ही महान रोमांस की रचना की। लिलीज यूफ्यूज 1518 यानी 1580 में लिली ने क्या किया था, यूफ्यूज नामक ये रोमांस जो है इन्होंने लिखा था। उसके बाद सिडनी का क्या था, आर्काडिया। जी हाँ, सिडनी का आर्काडिया, ये उनकी रचना कब हुई थी, 1590 यानी 1590 में। एंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन, जी हाँ, बहुत ही फेमस रचना है फेरी क्वीन स्पेंसर साहब की। तो ये रचना जो हुई है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट थ्री बुक, हाँ यहाँ से देखिए कि फर्स्ट थ्री बुक्स 1590 यानी फेरी क्वीन की प्रथम जो 3 किताबें थी 1590 में, ये प्रकाशित हुई, उनकी रचना की। लेड द फाउंडेशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन द माइंड्स ऑफ मेनी राइटर्स एंड रीडर्स। यानी इन रचनाओं ने क्या किया, रोमांटिसिज्म का जो फाउंडेशन है उसकी आधारशिला रखी, किसमें, माइंड्स ऑफ मेनी राइटर्स एंड रीडर्स यानी बहुत सारे पाठकों और लेखकों और पाठकों के मन में रोमांटिसिज्म की आधारशिला रखी या रोमांटिसिज्म को स्थापित किया। ग्रेजुअली इमेजिनेशन केम टू बी रिगार्डेड एज अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिटरेचर
पार्टिकुलरली ऑफ पोएट्री, जी हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली इमेजिनेशन यानी धीरे धीरे कल्पना जो थी वो केम टू बी रिगार्डेड एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, उसे लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट या अवयव माना जाने लगा। जी हाँ, धीरे धीरे कल्पना को क्या किया गया, लिटरेचर का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा या बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा या एलिमेंट माना जाने लगा। पार्टिकुलरली आप पोएट्री, ज़्यादातर विशेषकर क्या हुआ, पोएट्री में अर्थात काव्य में ज़्यादातर ये बात मानी गई। देन केम इन शेक्सपियर, और तब शेक्सपियर में आया, यानी रोमांटिसिज्म तब कहाँ पर आया, शेक्सपियर साहब, जी हाँ, विलियम शेक्सपियर का नाम आप सारे लोग जानते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। सिंस 1590 यानी 1590 से टू 1611 यानी 1611 ईस्वी तक ही प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ प्लेज एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्स्ट रेट पोएट्री। ही प्रोड्यूस्ड, ही का मतलब यहाँ पर दोस्तों है विलियम शेक्सपियर, जी हाँ, ही का मतलब यहाँ पर क्या है, विलियम शेक्सपियर साहब की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्लेज यानी बहुत सारे प्लेज की, नाटकों की रचना की, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्स्ट रेट पोएट्री, और प्रथम श्रेणी की काव्य की रचना की, पोएट्री की रचना भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की। हिज प्लेज एंड पोएट्री सेट रोमांटिसिज्म ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड पोएट्री एंड ड्रामा, यानी इंग्लैंड के पोएट्री और ड्रामा में यानी काव्य और नाटक में क्या किया, ही उनके जो प्लेस थे यानी उनके नाटक और पोएट्री ने सेट रोमांटिसिज्म ऑन द थ्रोन, रोमांटिसिज्म को क्या किया, सिंहासन पर बिठा दिया, यानी रोमांटिसिज्म को सिंहासन पर बिठा दिया, अंग्रेजी पोएट्री और ड्रामा के सिंहासन पर स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इन द फर्स्ट, हाँ यहाँ पर देखिए, इन द 17वीं सेंचुरी, अब ये 17वीं शताब्दी में किस तरह रोमांटिसिज्म का विकास हुआ, इसको आप देखते हैं कि इन द फर्स्ट 60 ईयर्स ऑफ द 17वीं सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के लगभग 60 सालों तक, पहले प्राथमिक 60 सालों तक क्या हुआ कि रोमांटिसिज्म रेसल्ड विथ क्लासिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी रोमांटिसिज्म जो था वो क्या हुआ कि क्लासिसिज्म के साथ उसकी मुठभेड़ होती रही, या यूँ, वैसे रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती लड़ना, तो कहने का मतलब कि रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म के साथ विकास होता रहा, वो मतलब संघर्ष होता रहा 60 सालों तक। उसके आगे, जॉन मिल्टन इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ दिस पीरियड, यानी जॉन मिल्टन साहब जो थे वो इस काल के सबसे महान पोएट माने जाते थे, सबसे महान कवि थे। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ क्लासिकल पोएट्री एंड ही सूक द रूल ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी ही वॉज अ फॉलोअर, वो एक अनुयायी थे, ऑफ क्लासिकल पोएट्री, यानी साहित्यिक काव्य के वो अनुयायी थे, क्लासिकल पोएट्री के अनुयायी थे, एंड ही सूक द रूल ऑफ रिफॉर्म रोमांटिसिज्म, और उन्होंने रोमांटिसिज्म के रूल को, उसके नियम को या जड़ों को क्या किया, हिला दिया, यानी उसके जड़ों को हिला दिया, यानी उन्होंने क्लासिकल पोएट्री की स्थापना की और रोमांटिसिज्म को पीछे छोड़ के। इन 1666 यानी 1660 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड वाज ब्रॉट बैक फ्रॉम फ्रांस, यानी चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से वापस लाया गया, और ब्रॉट बैक फ्रॉम फ्रांस एंड मेड किंग ऑफ इंग्लैंड, और उन्हें इंग्लैंड का राजा बनाया गया, यानी 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को फ्रांस से वापस लाकर इंग्लैंड का राजा बनाया गया। द इवेंट इज नोन एज द रिस्टोरेशन, यानी इसको पुनर्स्थापना का जो ये मतलब इस घटना को पुनर्स्थापना के नाम से जाना गया। सिंस 1660 टू 1700 यानी 1660 से 1700 ईस्वी तक के बीच को रोमांटिसिज्म बेंट ऑन लॉसिंग विगोर एंड क्लासिसिज्म बेंट ऑन गेनिंग ग्राउंड। जी हाँ, 1660 से 1700 ईस्वी के बीच में रोमांटिसिज्म का क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी जो अस्तित्व था, उसकी प्रतिभा जो थी या उसका महत्व जो था कम होता चला गया, यानी लॉस होता चला गया उसका। एंड क्लासिसिज्म बेंट ऑन गेनिंग ग्राउंड, और क्लासिसिज्म को स्थान प्राप्त होता रहा, यानी रोमांटिसिज्म की जगह पर क्लासिसिज्म की जो मतलब उसकी भूमिका या उसका जो महत्व है वो बढ़ता चला गया। इन द 18वीं सेंचुरी, अब आगे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में रोमांटिसिज्म का किस प्रकार से विकास हुआ, इसको आप देखते हैं।
18th सेंचुरी में क्या हुआ कि द पीरियड फ्रॉम 1702 टू 1740 यानी 1702 से 1740 तक का जो समय था इज कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इसे क्लासिकल एज या शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है। इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल पोएट्री, यानी क्लासिकल पोएट्री के फील्ड में, क्षेत्र में, अलेक्जेंडर पोप वाज द सेंट्रल फिगर, यानी अलेक्जेंडर पोप साहब जो क्या थे वो केंद्रीय फिगर थे, केंद्रीय मतलब केंद्रीय चेहरा आप कह सकते हैं वो थे। और आफ्टर पोप यानी पोप के बाद क्लासिसिज्म डिक्लाइंड एंड लॉस्ट ऑल इट्स विगोर, यानी क्लासिसिज्म धीरे धीरे अपनी अस्तित्व को खोता रहा और बाई 1770 यानी 1770 तक क्लासिसिज्म एकदम से समाप्त कह सकते हैं आप, कि एकदम से उसकी जो मतलब उसका जो महत्व था, उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। रोमांटिसिज्म ग्रेजुअली केम, फिर से देखिए कि रोमांटिसिज्म ग्रेजुअली केम टू द फोर्स अगेन, यानी कि रोमांटिसिज्म फिर से अपनी पावर में आ गया। इट वाज नेवर अपरूटेड फ्रॉम इंग्लैंड लिटरेचर, इसे कभी अंग्रेजी साहित्य से एकदम से हटाया नहीं गया, यानी अपरूटेड यानी उसकी जड़ें एकदम अंग्रेजी साहित्य से कभी उखाड़ी नहीं जा सकी। इवन ड्यूरिंग द क्लासिकल एज, यानी क्लासिकल एज के दरमियान भी 1702 से 1740 यानी 1702 से 1740 ईस्वी के बीच में जो क्लासिकल एज थी उसके बीच में क्या हुआ कि देयर अपीयर्ड रोमांटिक वर्क्स, जी हाँ तब भी रोमांटिक वर्क्स क्या हुए, अपीयर हुए यानी देखने को मिले, तब भी रोमांटिक रचनाएं लिखी गई। देवर थॉमसन्स सीजन्स, यानी ये थॉमसन साहब की सीजन जो ये रचना का नाम है 1727 से 30 यानी इसके बीच में ये रचना की गई। एंग्स नाइट्स थॉट्स, यानी एंग साहब की जो नाइट थॉट थी ये उनकी रचना का नाम है एंग के। 1742 से 45 तक यानी 1742 से 1745 के बीच में। एंड रिचर्डसन, और रिचर्डसन साहब का नॉवेल जो था उनका उपन्यास पामेला, जी हाँ बहुत ही फेमस नॉवेल है पामेला जो है 1740 यानी 1740 ईस्वी में ये सारी रचनाएं की गई। बट द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑफ लिरिकल बालाड्स, यानी पब्लिकेशन प्रकाशन ऑफ वर्ड्सवर्थ साहब के लिरिकल बालाड्स का प्रकाशन जो 1798 में ईस्वी हुआ, जी हाँ ये बहुत ही शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप रट लीजिए कि लिरिकल बालाड्स का मतलब प्रकाशन कब हुआ, तो आप ये ध्यान रखिए कि पहली बार लिरिकल बालाड्स का प्रकाशन कब हुआ 1798 ईस्वी में। अनाउंस द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, तो यानी उनके बालाड के प्रकाशन ने क्या किया, रोमांटिसिज्म का रिवाइवल की फिर से घोषणा की, यानी पुनरुद्धार की फिर से घोषणा की। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हो गया कि रोमांटिसिज्म का उदय कैसे हुआ, ये बात आप, या रोमांटिसिज्म क्या चीज़ है, किस किस काल में उसका मतलब किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से विकास हुआ, ये बातें आप जान चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आप जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन रेनेसा, यानी रेनेसा पर क्या करना है आपको, रेनेसा पर क्या करना है दोस्तों, आपको डिटेल में इसका क्या करना है, डिस्क्रिप्शन का देना है, यानी इसका वर्णन करना है रेनेसा के बारे में। रेनेसा का मतलब आप समझते हैं पुनर्जागरण काल की बात चल रही है। आंसर में देखिए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ कि द रेनेसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ। जी हाँ रेनेसा जो क्या है वो एक फ्रांसीसी शब्द है कि जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। इसका मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। इट वाज अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी, यानी ये क्या है 15वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक रिवाइवल हुआ था। रिवाइवल यानी पुनरुद्धार है, पुनर्जन्म है। आर्ट एंड लिटरेचर यानी कला और साहित्य का पुनर्जन्म है इन यूरोप, यानी यूरोप में ड्यूरिंग द 14th एंड 15th सेंचुरी, यानी 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दरमियान। इट वाज बेस्ड ऑन ग्रीक लर्निंग, ये जो है ग्रीक शिक्षा पर यानी यूनानी शिक्षा पर आधारित है। इट वाज बेस्ड ऑन ग्रीक लर्निंग, यानी ये एक मतलब ये जो है रेनेसा जो है वो क्या है ग्रीक लर्निंग पर यानी यूनानी शिक्षा पर आधारित है। इट वाज अवेकनिंग फ्रॉम द मेडुअल डार्कनेस टू द लाइट एंड डाउन ऑफ न्यू ईरा, यानी ये क्या चीज़ है,
एक जागृति है फ्रॉम द मेडुअल डार्कनेस, जो मध्यकालीन अंधकार था उनका प्रकाश की तरफ, टू द लाइट, प्रकाश की तरफ एक जागृति है, एक पुनर्जन्म है। डाउन ऑफ न्यू इरा, और न्यू इरा जो मतलब वो तत्कालिक जो ईस्वी जो शताब्दी जो समय चल रहा था उसकी समाप्ति और नए चीज़ का मतलब नई युग का आप प्रारंभ कह सकते हैं। तो ये चीज़ रेनेसा है। इट वाज आल्सो अ रिवोल्ट अगेंस्ट चर्च, ये एक क्या था, रिवोल्ट यानी विद्रोह भी आप कह सकते हैं कि ये एक विद्रोह था अगेंस्ट चर्च ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, यानी चर्च के परंपरा, ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, उसके अधिकार के विपरीत क्या था, उसके अगेंस्ट में क्या था, ये एक रिवोल्ट यानी एक विद्रोह था। अगेंस्ट ऑल द हेसिटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड इम्पल्स, यानी जो बुद्धिमान लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिमान लोगों की जो एक रुचि और उनकी एक आवेग उनका था, इम्पल्स जो था, उसकी जो हिचकिचाहट थी, उस हिचकिचाहट के विपरीत भी एक ये आंदोलन था या एक विद्रोह था। आगे देखिए, अगेंस्ट प्रेजुडिस रूटीन एंड स्टूपिडी, और ये और किस चीज़ के प्रति एक आंदोलन था उसके विरोध में, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह या रूटीन जो परंपरा थी, और स्टूपिडी यानी मूर्खता है। तो इन सब चीज़ों के भी विरोध में एक मतलब ये रेनेसा क्या था, एक आंदोलन था। इन शॉर्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से इन शॉर्ट रेनेसा वाज अ रिवाइवल एंशन क्लासिकल माइथोलॉजी लिटरेचर एंड कल्चर एज वेल एज रिवाकनिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड आफ्टर द लॉन्ग स्लीप ऑफ द डार्क मिडिल एजेस टू द वंडर द ग्लोरी एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों फिर से कि शार्ट में संक्षेप में आप कह सकते हैं कि रेनेसा वाज अ रिवाइवल एंशन क्लासिकल माइथोलॉजी। रेनेसा क्या चीज़ था, जो एंशन यानी प्राचीन शास्त्रीय जो पौराणिक कथाएं थी, माइथोलॉजी, उनका क्या था, रिवाइवल था यानी पुनर्जन्म था। लिटरेचर एंड कल्चर यानी साहित्य और संस्कृति का, एज वेल एज अवाकनिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, और मनुष्य के मन की भी जागृति थी, उसका जागरण था। आफ्टर द लॉन्ग स्लीप ऑफ द डार्क मिडिल एजेस, यानी जो मध्यकालीन युग की बहुत लंबी एक नींद थी, उस नींद से जागने की ये मतलब युग था, जागने की परंपरा थी। टू द वंडर यानी आश्चर्य के प्रति, द ग्लोरी एंड ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर के ग्लोरी और ब्यूटी यानी भव्यता और सुंदरता का भी एक रिवाइवल था। एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर, और प्रकृति के संसार का भी ये एक रिवाइवल था, रिवाकनिंग था। ठीक है, इट वाज सो टू से अ डिस्कवरी बाय मैन ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये क्या चीज़ था, अ डिस्कवरी बाय मैन यानी व्यक्ति के द्वारा खोज थी, ऑफ हिमसेल्फ यानी स्वयं की खोज, एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार की खोज, यानी ये रेनेसा क्या चीज़ था, ये व्यक्ति द्वारा स्वयं तथा संसार की खोज थी। इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह भी। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इल्यूमिनेशन एंड इनलाइटमेंट, यानी ये जो समय था वो क्या था, बहुत ही प्रकाश और नॉलेज से भरा, ज्ञानोदय आप कह सकते हैं कि ज्ञानोदय और प्रकाश से भरा हुआ समय था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या था है। आप जान चुके हैं कि रेनेसा क्या चीज़ है, रेनेसा के बारे में आप समझ चुके हैं, उसका विकास कब हुआ, किस शब्द से इसको लिया गया है, कहाँ पर इसका विकास हुआ, उसका मतलब, उसकी डिफिनीशन अब भी आप समझ चुके हैं। तो अब आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। इससे रिलेटेड आप शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उसके प्रकार के बारे में आए, उसका विकास कब हुआ, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उससे इससे आप उसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट, हाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी क्या है, मेंशन इट्स काइंड यानी उनके प्रकारों का आप वर्णन करें, शॉर्ट स्टोरी क्या है उसके प्रकार का आप वर्णन करें। तो आंसर में देखिए कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, अ ब्राइफ पीस ऑफ प्रोज रिक्शन, यानी गद्य का एक जो है ब्राइफ यानी ब्राइफ पीस यानी संक्षेप में गद्य का एक संक्षिप्त भाग आप कह सकते हैं। यूजुअली नरेटिव इन फॉर्म, जो क्या होता है साधारणतया एक वर्णनात्मक होता है, या रूप में आप कह सकते हैं कि एक वर्णनात्मक होता है।
एंड मेड अप अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, और जो बना होता है किसी से, अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट यानी घटनाओं की श्रृंखला से, रिलेटेड टू सेंट्रल सिचुएशन, जो एक केंद्रीय स्थिति से संबंधित होती हैं। इस कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी, इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, जो आधुनिक शॉर्ट स्टोरी है यानी लघु कथा है, इज़ अ रिसेंट डेवलपमेंट, यानी ये एक तत्कालिक विकास है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस आर्ट, ये एक कॉन्शियस आर्ट का एक क्या है, यानी एक जो आपकी चेतना है, चेतना कला का क्या है, एक प्रोडक्ट है, उसका एक ही मतलब एक उत्पाद है आप कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड टू इंटरटेन द मॉडर्न बिजी मैन एट लीजर, यानी ये जो है इसको क्यों प्रोड्यूस किया गया? इसको प्रोड्यूस किया गया यानी इसकी उत्पत्ति इसलिए की गई, इंटरटेन करें जो मॉडर्न, इंटरटेन करने के लिए द मॉडर्न बिजी मैन, जो आधुनिक एट लीजर यानी अवकाश के समय में जो मॉडर्न आधुनिक काल के बिजी व्यस्त लोग हैं उनका इंटरटेन करने के लिए इसकी उत्पत्ति की गई। इट कैन बी एविडेंट फ्राम द फॉलोइंग डिफिनीसन ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, यानी इसको ठीक तरह से समझा जा सकता है किस प्रकार, जो इस प्रकार से कि जो नीचे लिखी गई डिफिनीसन है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की, यानी आधुनिक लघु कथा की, जो लघु कहानी की डिफिनीसन दी गई है, परिभाषा दी गई है, इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। एच जी वेल्स डिफाइंस, यानी एच जी वेल्स साहब ने इसको किस तरह से डिफाइंस किया है कि एनी पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन विच कुड बी रीड इन 20 मिनट्स, यानी शॉर्ट फिक्शन का गद्य का कोई भी जो रूप है उसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, यानी 20 मिनट्स में जिसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो वुड बी या शॉर्ट स्टोरी, तो वो क्या होगी जिसे आप शॉर्ट मतलब उसको आप शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं। बिसाइड्स द शॉर्ट स्टोरी, यानी इसके अतिरिक्त शॉर्ट स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल ऑफ समबडी आर सम इवेंट, यानी इसके अतिरिक्त जो है वो शॉर्ट स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती किसी भी व्यक्ति अथवा किसी घटना के प्रति। तो आगे देखते हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ, अब आगे देखिए, ये आपकी शॉर्ट स्टोरी की परिभाषा हो गई कि शॉर्ट स्टोरी क्या चीज़ है, उसकी डिफिनेशन हो गई, उसके बारे में आप समझ लीजिए। शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर हो, और चाहे लॉन्ग आंसर हो। अगर लॉन्ग आंसर आता है तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं आसानी से। शॉर्ट आंसर आता है तो 1-1.5 पेज में इसमें से कुछ कम करके आप लिख सकते हैं, और अगर वेरी शॉर्ट आंसर आता है तो आप, अगर परिभाषा आती है तो ऊपर जो बताया गया उसके आप 2-3 सेंटेंस उसका आप लिख सकते हैं, जिससे अर्थ एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, काइंड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आगे देखते हैं। द शॉर्ट स्टोरी में भी डिस्क्राइब एज द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी शॉर्ट स्टोरी का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, सबसे मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर का ये सबसे प्राचीन रूप है, यानी शॉर्ट स्टोरी को लिटरेचर के सबसे प्राचीन रूप के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इट इज़ as ओल्ड एज द हिल्स, यानी ये इतना पुराना है कि जितने पुराने हिल्स या पहाड़ या घाटी जो होते हैं, यानी इतना ज़्यादा पुराना है। 8 देयर कैन बी 2 काइंड्स ऑफ ओल्ड शॉर्ट स्टोरी, यानी प्राचीन शॉर्ट स्टोरी के 2 प्रकार हैं, द ओरल स्टोरीज एंड द रिटन वंस, यानी एक मौखिक कहानी और एक लिखित कहानी। ओरल स्टोरीज यानी मौखिक कहानी, एंड रिटन वंस लिखित कहानी। द ओरल स्टोरीज केम इन टू बीइंग फर्स्ट, यानी सबसे पहले ओरल स्टोरी का विकास हुआ। दे वर कॉल्ड टेल्स, उन्हें कथाएं कहा जाता था। द ओरल टेल्स वर प्रेजेंट इन इजिप्ट अबाउट 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के 3000 साल पहले, यानी ईसा के 3000 साल पहले इजिप्ट में अर्थात मिस्र में क्या हुआ कि ओरल टेल्स का मतलब ओरल टेल्स जो थी वो मिस्र में 3000 ईसा के 3000 साल पहले उपस्थित थी। ओरल टेल्स यानी मौखिक कहानी, जैसा कि बताया गया। देन देयर रूल्ड ओवर इजिप्ट द किंग कॉल्ड चेप्स, यानी तब उसके बाद चेप्स नाम का राजा जो था वो मिस्र पर जो शासन करता था। हिज सन्स यूज्ड टू एंटरटेन हिम विथ टेलिंग इंटरेस्टिंग टेल्स, उसके सन क्या करते थे, उसके पुत्र क्या करते थे, उसको एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुना करके उसका क्या करते थे, इंटरटेन करते थे, मनोरंजन करते थे।
आगे देखते हैं दोस्तों कि फिर क्या हुआ कि टेल्स इन इंग्लैंड लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो टेल्स थी, कथाएं थी, वो किस प्रकार, आगे देखते हैं कि द ओल्ड टेस्टामेंट द न्यू टेस्टामेंट आर द सोर्सेज ऑफ टेल्स इन इंग्लैंड लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में जो टेल्स की सोर्स थी, यानी जो एक उसकी मतलब आप कह सकते हैं वो क्या थे, सोर्स क्या थे कि द ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट सोर्स ऑफ टेल्स, यानी कथाओं के सोर्स थे, साधन थे इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में। बट एज शॉर्ट प्रोज स्टोरीज, यानी जो शॉर्ट गद्य कहानियाँ थीं, छोटी गद्य कहानियाँ, वो क्या हुई, दे अपीयर्ड ड्यूरिंग द रेनेसा, यानी ये पुनर्जागरण के समय में अपीयर हुई, यानी दिखाई पड़ी। रॉबर्ट ग्रीन 1560 से 19 लिखा हुआ है, 1902, यानी 1560 से 1592 ईस्वी के बीच में रॉबर्ट ग्रीन ने पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी की एक श्रृंखला का प्रकाशन किया, इन टाइटल द कोनी कैचिंग। जी हाँ, कोनी कैचिंग के नाम से उनकी एक मतलब कहानियों की एक श्रृंखला उन्होंने प्रकाशित की, कोनी कैचिंग ट्रैक्ट्स। जी हाँ, आगे भी है, कोनी कैचिंग ट्रैक्ट्स नाम की कहानी की श्रृंखला प्रस्तुत की, कब, इन 1591 से 92 के बीच में, यानी 1591 से 1592 के बीच में। दे आर स्टोरीज अबाउट रफिन एंड बैड कैरेक्टर, ये एक कहानियाँ जो थी, यानी ये कहानियों की जो एक श्रृंखला, जो आपका कोनी कैचिंग ट्रैक्ट था, ये कहानियों की श्रृंखला जो थी वो एक रफिन अर्थात बदमाश या बैड कर बुरे चरित्र के लोगों की कहानियाँ थी। अनदर शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द पीरियड वाज थॉमस डेलोनी, यानी जो दूसरे अन्य जो एक राइटर थे शॉर्ट स्टोरी के उस समय के, वो कौन थे, थॉमस डेलोनी थे। 1543 से 1600 ईस्वी तक, यानी 1543 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तो हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उनका जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था वो क्या था, किस टाइटल में लिखा हुआ था कि द जेंटल क्राफ्ट, यानी शॉर्ट स्टोरी का जो एक उनका मतलब एक श्रृंखला थी, कलेक्शन था, वो क्या था, जेंटल क्राफ्ट के नाम से था। देयर आफ्टर द रिटर्न शॉर्ट स्टोरी रिमेंड डोरमेंट फॉर अबाउट 100 ईयर्स इन इंग्लैंड, और उसके बाद दियर आफ्टर, यानी उसके बाद क्या हुआ कि रिटर्न शॉर्ट स्टोरी जो थी, यानी लिखित लघु कथाएँ जो लघु कहानियाँ थी, वो क्या हुई, रिमेन डोरमेंट फ्राम अबाउट 100 ईयर्स इन इंग्लैंड, यानी लगभग 100 सालों तक इंग्लैंड में मतलब वो अपने अस्तित्व को इन कहानियों ने खो दिया, अर्थात आप कह सकते हैं विलुप्त सी हो गई। इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शॉर्ट स्टोरीज बिगेन टू अपीयर इन द टाटर एंड द स्पेक्टेटर, यानी शॉर्ट स्टोरी दिखना शुरू हो गई कहाँ पर, टाटर और स्पेक्टेटर में, यानी एक पत्र पत्रिका का नाम है दोस्तों। द पीरियाडिकल्स रन बाई स्टील एंड एडिसन, यानी जो पाक्षिक निबंधकार या ये जो पत्र पत्रिकाएँ थीं वो किसके द्वारा चलाई गई, स्टील और एडिसन के द्वारा, यानी रिचर्ड स्टील और एडिसन। सच शॉर्ट स्टोरीज आल्सो अपीयर्ड इन द एडवेंचर, यानी ये इस तरह की स्टोरी जो कहानियाँ थीं वो कहाँ और भी, यानी टैटर और स्पेक्टेटर के अलावा कहाँ पर दिखाई पड़ी, द एडवेंचर, द रैम्बलर एंड द आइडलर, यानी इन सब पत्र पत्रिकाओं में भी ये कहानियाँ देखने को मिली। दे वर द 3 पीरियडिकल्स व्हिच वर पब्लिश्ड इन न्यू क्लासिकल एज, यानी ये 3 आवधिक थे जिन्होंने क्या किया, पब्लिश किया, प्रकाशन किया, न्यू क्लासिकल एज में भी इन्होंने, यानी नवशास्त्रीय युग में भी इन्होंने प्रकाशन किया। अब आगे देखते हैं कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी क्या है, यानी पहले आपने इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी के बारे में समझा, अब मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी का प्रकार है, आधुनिक शॉर्ट स्टोरी के बारे में। द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका, यानी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्या है, अमेरिका का प्रोडक्ट है। द फाउंडर ऑफ शॉर्ट स्टोरी वाज एडगर एलन पो, जी हाँ, जो इस शॉर्ट स्टोरी के यानी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फाउंडर जो हैं वो कौन हैं, एडगर एलन पो हैं, 1809 से 49 ईस्वी। ही इन्वेंटेड द हरर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी इन्होंने क्या किया कि जो हरर शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, यानी आतंकित या भयावह कहानियाँ आप कह सकते हैं, इसकी उन्होंने खोज की, यानी उन्होंने इस तरह की कहानियाँ लिखी, किसने, एडगर एलन पो ने।
इन देम यानी उन कहानियों में क्या किया, ही क्रिएटेड एटमॉस्फियर ऑफ, उन्होंने वातावरण बनाया, ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य का, और हरर का अर्थात आतंक का, यानी उन्होंने आतंक और रहस्य का वातावरण उन कहानियों में बनाया। अब आगे देखते हैं इसके बाद कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लैंड, यानी मतलब इंग्लैंड में मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, आधुनिक लघु कथाएँ, आधुनिक लघु कथाएँ इंग्लैंड में। इन इंग्लैंड मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी वाज अटेम्प्टेड बाय स्कॉट डिकेंस एंड मिसेज गास्केल, यानी मतलब इंग्लैंड में क्या हुआ कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी वाज अटेम्प्टेड, यानी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का प्रयास किया गया बाय स्कॉट, यानी स्कॉट के द्वारा, डिकेंस के द्वारा, और किसके द्वारा, मिसेज गास्केल के द्वारा। बट इट वाज जॉर्ज मेरेडिथ, लेकिन वो जॉर्ज मेरेडिथ थे 1821 से 1909, यानी 1828 से 1909 के मतलब 1909 ईस्वी के बीच में, हु प्रोड्यूस्ड मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी की, जिन्होंने मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी को प्रोड्यूस किया ऑन द अमेरिकन मॉडल, यानी अमेरिकन तौर तरीके से उन्होंने मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी को प्रोड्यूस किया है। हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी उनके शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन था वो क्या था, द हाउस ऑल द बीच, यानी हाउस ऑल द बीच 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। वाज लाइक्ड बाय द बिजी रीडर्स, जो बिजी रीडर्स थे यानी बिजी पाठक जो थे, उन्होंने उसको बहुत ही पसंद किया, यानी उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। द नेक्स्ट राइटर वाज R.L. स्टीवेंसन, यानी अगले राइटर जो थे वो कौन थे, R.L. स्टीवेंसन साहब थे। हिज शॉर्ट स्टोरीज द न्यू अरेबियन नाइट, यानी उनकी शॉर्ट स्टोरी जो थी, शॉर्ट कहानियों की श्रृंखला जो थी वो क्या था, न्यू अरेबियन नाइट्स 1882 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ। इंस्पायर्ड मेनी राइटर्स, जिन्होंने बहुत सी राइटर को इंस्पायर किया टू प्रोड्यूस शॉर्ट स्टोरी, यानी शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथाएँ लिखने के लिए उन्होंने बहुत सारे राइटर को प्रेरित किया। किसने, R.L. स्टीवेंसन साहब ने, और उनकी रचना न्यू अरेबियन नाइट्स ने। द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लिटरेरी आर्ट, यानी जो आधुनिक शॉर्ट स्टोरी है, आधुनिक लघु कथा है, वो क्या है, एक लिटरेरी आर्ट यानी साहित्यिक कला का एक पूर्ण प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने आप क्वेश्चन आपने देखे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।